दोस्तों स्वागत है आपका डे 8 के साथ। और फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसका लोगों को इंतजार रहता है कि बस फटाफट से खत्म हो। तो काफी रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है मेरे भाई, ये सब लिखना पड़ता है बैठकर। ये सब मेरी राइटिंग है। कुछ लोग कहेंगे इतनी गंदी, मेरे भाई अंधाधुंध लिखना पड़ता है बैठ के। यहाँ पे इतनी पीडीएफ आगे, इतना लंबा पूरा लगभग 10 फीट का काउंटर हमने बनवाया, उस पर सब किताबें बिखरी हुई हैं सर। ठीक है, तो लिखते रहते हैं हम लगातार। फिलहाल आज आपकी आखिरी यूनिट है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग थे हमने कवर किए इस पूरी 8 वीडियोस की सीरीज में। देखिए मन लगा के, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे पड़ गई है और जो लोग ऐप पर देख रहे हैं यहीं पे सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। चलिए सर, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी जो प्रकाश का वेग है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर? तो मेरे भाई वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, यानी अगर निर्वात में प्रकाश की चाल c है, ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज, तब वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में कितनी होगी? तो वायु या निर्वात या कोई माध्यम हो, प्रकाश की चाल कितनी होती है? c ही रहती है, लेस देन c। लेकिन वायु या निर्वात में, लेकिन अगर आप किसी माध्यम में चलाओगे, ध्यान से समझिए, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर किसी माध्यम में प्रकाश चल रहा है, मान लिया जल के अंदर चल रहा है, तो चाल कम हो जाएगी, 2 × 10⁸ होती है। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में चीजें चलेंगी, अभी आप फ्रीली दौड़ो तो आराम से दौड़ लोगे। अभी आपको किसी मान लिया अंधाधुंध भरैया आ रही है, उसमें भगवा दिया जाए तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी, सीधी बात है। तो लेस देन c, यानी प्रकाश की चाल से कम। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में c है और किसी माध्यम में v है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो? यूपी बोर्ड वाले कह रहे हैं सर जी हम तो अपवर्तनांक समझते हैं। अपवर्तनांक को n से लिखते थे या फिर म्यू से लिखते थे, और म्यू और n को का बराबर फार्मूला होता है c/b। ठीक है, पहले माध्यम में चाल अपॉन दूसरे माध्यम में चाल। उसके बाद इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, इन वैक्यूम इज लैम्डा, निर्वात में लैम्डा है, देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की जो वेवलेंथ है, इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी n अपवर्तनांक के माध्यम में उसकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो λ/n होगी सर। ठीक है, n के टर्म में। इन द इवेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन समझते हो सर? ठीक है, तो रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। रिफ्रैक्शन के इवेंट में फॉलोइंग चेंजेस, क्या बदल जाता है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, ये तीनों चीजें बदल जाती हैं। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन क्या होता है? आई टकरा के लौट गई। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाता है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं सर। ठीक है, तो वेलोसिटी बदलेगी। मान लिया पहले हवा में थी, फिर मिट्टी में चलने लगा प्रकाश, अब कह रहे मिट्टी में तो नहीं चल पाएगा, अरे चलो पानी में चलने लगा, तो वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। फॉर 3 मीडिया 1 2 3 द राइट स्टेटमेंट इज, यानी 3 अगर मीडियम है 1 2 3, तो इसके राइट स्टेटमेंट क्या होगा? तो पहले का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे दूसरे का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे तीसरे का पहले के सापेक्ष, और इन सब की गुणा कितनी होगी? 1 होगी सर। ठीक है, When a light ray moves from a dense medium to rare medium, यानी जब कोई घने माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है, then for low values of incident angle, यानी थीटा के बहुत कम मान के लिए रिफ्रैक्टिव रे क्या होती? तो bends away from normal, यानी नॉर्मल मतलब अभिलंब, अभिलंब से दूर हट जाती है सर। ठीक है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, लोग समझा देते हैं होता क्या है। प्रकाश जब कभी सघन मतलब घना सर, ठीक है, सघन से ये अभिलंब होता है, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और बढ़ाएंगे और दूर हट जाएगी। जब यहाँ इतना बढ़ा लेंगे कि यहाँ जाने लगेगी 90 पे, तो इसे कहते हैं मेरे भाई क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अगर और बढ़ाओगे तो प्रकाश वापस आने लगता है, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को कहते हैं क्रांतिक कोण, सब हाई स्कूल में पढ़ा होगा भाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए आ गया, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ऑफ लाइट इज पॉसिबल, तभी पॉसिबल होगा जब फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, डेंस मतलब घना सघन, रेयर मतलब विरल यानी दूर दूर, जब घने से विरल की तरफ जाएगी, कम घने की तरफ जाएगी सर, तब क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंफॉर्मेशंस आर सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जो इंफॉर्मेशंस भेजी जाती है वो कैसे भेजी जाती हैं? तो बाई ऑप्टिकल सिग्नल्स के द्वारा जो सूचनाएं हैं उन्हें भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इज जनरली अ ट्रांसप्योरेस्ट रॉड, यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रॉड होती है, विच इज नॉर्मली मेड, जो काहे की बनी होती है? जो प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है सर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का तो जमाना है सर। ठीक है, सारी चीजें आपने सुन रखी हैं और देख रखी हैं। ऑप्टिकल मतलब जहां भी बड़ा प्रकाश होता है सर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास आर कैसी होती है? इंसुलेटर होती है, क्योंकि प्लास्टिक की बनी है, कांच की बनी है, तो इंसुलेटर मतलब कुचालक, इनमें किसी भी प्रकार का करंट नहीं आता है।
द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और लेस देन 8, यानी फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है प्रकाश का कितना होना चाहिए, तो क्रिटिकल मतलब क्रांतिक कोण क्या तो बराबर होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए उससे कम होना चाहिए। ठीक है भाई। द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स अपॉन, जो उसका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, जो कैलकुलेशन वाली चीजें होती हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एंड क्रिटिकल एंगल कोर, यानी वो अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है किसके, क्रिटिकल एंगल के यानी क्रांतिक कोण के। द न्यूमेरिकल अपर्चर Na ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कितना होता, तो ये फार्मूला होता है मेरे भाई Na बराबर N1, अभी बताया N1 क्या है, अपवर्तनांक है सर। ठीक है, और Na बराबर N1 स्क्वायर माइनस का N2 स्क्वायर या फिर साइन अल्फा कह सकते हो, अल्फा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा भाई। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पैरामीटर डेल्टा को काहे लिखते हैं, तो N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर बटे में 2N1 स्क्वायर। आफ्टर मेकिंग ऑप्टिकल फाइबर कवर्ड बाय क्या होता है, बफर कहलाता है। ठीक है, जब मेकिंग ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं तो उसे किसने बताया सर, बफर ने बताया। ठीक है, बफर नाम तो आपने सुनी रखा होगा सर। ठीक है, तो ये बफर ने बताया। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो मतलब उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो काहे का, उसमें क्या क्या होता है, तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स होता है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स होता है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स होता है, ये सारी चीजें मिलती हैं ऑप्टिकल फाइबर में। द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर देयर इज, यानी जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स होता है ऑप्टिकल फाइबर में वो कैसा होता है, हाई डेटा रेट एंड लीस्ट लॉस, यानी लॉस कम होता है, डेटा रेट बहुत ज्यादा होता है, ट्रांसफर वगैरह आसानी से कर सकते हो। विच ऑप्टिकल फाइबर हैज एटलीस्ट डायमीटर ऑफ कोर, तो सिंगल मोड वाला सबसे अच्छा है, डेटा वगैरह अच्छे से ट्रांसफर करता है, डायमीटर भी सबसे ज्यादा होता है सर। ठीक है, लीस्ट डायमीटर यानी सबसे कम होता है कोर का और आराम से चीजों को भेज सकता है। इन स्टेप इंडेक्स एंड, अब जब ये इंपॉर्टेंट है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है उसे कैसे लिखते हैं, तो b बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा 0 a अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस का n2 स्क्वायर, या फिर b बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा 0 a n1 अंडर रूट 2 जो पैरामीटर है डेल्टा वो लिख दिया। ये फॉर्मूले सारे हैं, आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल में आएंगे, लगा देना भाई। एक्चुअल में ये सारे टॉपिक हमारा मन है पढ़ाने का डिटेल में, ऑप्टिकल फाइबर ये सब अगर हम इसके अंदर घुसेंगे ना सर तो एक एक टॉपिक को समझाने में हमें लग रहा है 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो कुल मिला के अभी आपके पेपर है, इतना टाइम नहीं है, तो हम कुछ टॉपिक्स को अलग से बनाएंगे जो बहुत अच्छे टॉपिक, जैसे केमिस्ट्री में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब सारे टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं और हम पढ़ाएंगे, चाहे कोई देखे ना देखे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी आपका पेपर है तो अभी आप काम चलाओ सर। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन एन ऑप्टिकल फाइबर एनर्जी लॉसेज आर ड्यू टू, एनर्जी का लॉस क्यों होता है, तो लॉस ड्यू मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के कारण होता है, स्कैटरिंग मतलब बिखरने के कारण होता है, बेंडिंग मतलब मुड़ने के कारण होता है, ये सारी चीजें होती है, इस वजह से ये हो जाता है। टू ऑप्टिकल फाइबर्स आर कनेक्टेड बाय, काय से जोड़ते हैं, तो स्प्लाइस और कनेक्टर से इन्हें हम जोड़ सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इन कंपैरिजन ऑफ ग्लास ऑप्टिकल फाइबर, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर इज स्ट्रॉन्गर मैकेनिकली बट इन इट लॉसेज आर मोर एंड बैंडविड्थ इज मोर, यानी अब यहां पर अगर आप आराम से समझे तो जो ग्लास ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर मजबूत होता है लेकिन इसमें हानियां भी ज्यादा होती हैं, बैंडविड्थ इसकी ज्यादा होती है। इन फाइबर स्प्लाइसिंग आर्ट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं सर। ठीक है, ये प्रोजेक्शन मीनिंग क्या होता है फाइबर में, तो वाइड रूट प्रोजेक्शन कहलाता है। द रीजन ऑफ इंटर मॉडल डिस्पर्शन इन फाइबर, जो इंटर मॉडल डिस्पर्शन मॉडल होता है फाइबर में वो क्या होता है, तो वेव मोशन इन डिफरेंट मोड, वेव मोशन में जो तरंग गति होती है उसे हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्शन। ठीक है भाई, उसके बाद द इंटर मॉडल डिस्पर्शन इन फाइबर डिपेंड्स ऑन किरपे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक है उस पर निर्भर करता है, साथ ही साथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, यानी कुल मिला के अपवर्तनांकों पर निर्भर करता है, कोर के और क्लैडिंग के। तो कुल मिला के यहाँ पे आखिरी में कुछ 10-12 क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं। उसके अलावा हमने जितने भी हैं, ज्यादातर वीडियोज हमने बहुत 22, 25 आधे घंटे की ये वीडियोज हैं और बहुत डिटेल में हमने समझाने की कोशिश करी है कुछ वीडियोज में सर। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो, ये लास्ट यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे जो आ सकते थे क्वेश्चंस वो हमने बना दिए हैं। अभी ये सीरीज पूरी खत्म हो गई है, 8 वीडियोस की सारी PDF टेलीग्राम BD Academy BSc पे पढ़ी हुई हैं, आपको मन लगा के पढ़ना है और बाकी एक फीडबैक जरूर देना है, कमेंट में बताना सर। ठीक है, पूरी सीरीज देखने के बाद और जब पेपर दे के आना तब भी कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन सर आए थे। ठीक है, पेपर आपके स्टार्ट होने वाले, जो भी MJPRU वाले बच्चे हमारी तरफ MJPRU लगता है 15-16 तारीख के आसपास पेपर स्टार्ट है। और बाकी मन लगा के पढ़िए, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।